हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने चैनल क्यूसी में। लास्ट टाइम पर हम एक पर्टिकुलर वीडियो में बात कर रहे थे अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आज हम अकाउंटिंग के मीनिंग को जानने का प्रयास करेंगे, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, और इस मीनिंग को जानते टाइम पर बहुत ही टेक्निकल टर्म्स पर हम कहीं ना कहीं बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके बड़े सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर कर देगी और बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली, और अकाउंटिंग का एक बेस भी जनरेट करने का काम करेगी। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि जब हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अल्टीमेटली मीनिंग में क्या डिफाइन है। अकाउंटिंग के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। अकाउंटिंग की जब बात करते हैं तो यहां पर रिकॉर्ड कीपिंग एक हमारे माइंड में बेसिकली आता है। हमने कुछ थिंग्स मेंटेन करनी है, कुछ थिंग्स को रिकॉर्ड करना है, यानी कि हम डिफरेंट थिंग्स को मेंटेन करते हैं, उसको ही एक तरीके से अकाउंटिंग बोला जाता है। लेकिन यहां पर डेफिनेशन को टेक्निकली डिफाइन किया गया है, और यह डेफिनेशन अपने आप में अकाउंटिंग की सारी रूपरेखा तय कर देती है, अकाउंटिंग का सारा रोड मैप आपके सामने रख देती है। आज अगर इस डेफिनेशन को समझ लिया तो अकाउंटिंग में कहीं पर भी आपको कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होंगे। और ये डेफिनेशन अब से लेकर के जब तक अकाउंटिंग पढ़ोगे तब तक आपकी बहुत मदद करेगी। डेफिनेशन की मैं बात करूं तो ये डेफिनेशन को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जिसे प्यार से शॉर्ट में AICPA पुकारा जाता है, 1941 में इसको डिफाइन किया गया था। और इन्होंने बोला अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ, मैं बस इतना ही बोलना चाह रहा हूं, अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ। अब अकाउंटिंग की हम जनरली इंट्रोडक्शन में बात कर चुके हैं। इससे पहले जिन बच्चों ने ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का वीडियो देख सकते हैं। उसमें हम एक जनरल लैंग्वेज में अकाउंटिंग के बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन यहां पर टेक्निकल डेफिनेशन है। टेक्निकल डेफिनेशन में जो पहले इंपोर्टेंट वर्ड जो मेरे सामने आया, जो मुझे बताना जरूरी है क्योंकि टाइम पर ये वर्ड परेशान करेगा, अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ। जब आर्ट की बात करते हैं, कहीं वर्ड आए ये सब्जेक्ट आर्ट है, ये सब्जेक्ट साइंस है, तो माइंड में क्या चलना चाहिए वो मैं आपको थोड़ी देर के लिए कन्वे करना चाहता हूं। बच्चों, हम इंडिया की जब बात करते हैं, घुमाने लेके चलता हूं आपको एक एग्जांपल में, और आपको बहुत सारी नॉलेज है, उसी नॉलेज का मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा। मैं कुछ भी ऐसा एग्जांपल आपको नहीं देने वाला जो टेक्निकल हो, मैं एकदम देसी एग्जांपल दूंगा जो आपसे ही कनेक्टेड रहेगा। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हर घर में से 4-5 क्रिकेटर मिल जाएंगे। किसी घर में अगर 10 बच्चे हैं तो उसमें से 8 से 9 क्रिकेटर तो मिलेंगे, और हो सकता है 10 ऑफ 10 के 10 क्रिकेटर हो सकते हैं। तो क्रिकेट के बारे में बच्चे अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या वो फीमेल कैंडिडेट हो। सारे कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूं, अच्छी खासी नॉलेज होती है। तो क्रिकेट का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। मैंने अगर आपसे पूछा कि बताओ बच्चों, एक बैट्समैन ने बैट बड़ी तेजी से घुमाया और बैट के बीचों बीच में बॉल पड़ा है, फास्ट बॉल था, मिड ऑफ द बैट पड़ा है, सिक्सर जाएगा या नहीं जाएगा? बच्चे कह रहे हैं सर मिड ऑफ द बैट पड़ा है, तेज बैट घुमाया है, सिक्सर जाने के चांस पूरे हैं, पक्का जाएगा। यस या नो? मैंने दूसरा स्टेटमेंट बोला, बैट के टॉप एज पर बॉल पड़ी है, बैट बड़ी तेजी से घुमाया था, क्या वो सिक्सर जाएगा? तो बच्चे कह रहे हैं सर आउट होने के चांस ज्यादा है, कैच जाने के चांस ज्यादा हैं। क्या ये सारी बातें आपको मालूम है? बच्चे कह रहे हैं जी सर बिल्कुल मालूम है। आप अंदाजा लगाइए, आप भले ही इंटरनेशनल क्रिकेटर ना हो लेकिन फिर भी आपको ये सारी बातें मालूम हैं। दैट मीन्स आप बैट चलाना भी नहीं जानते तो भी अगर आप इन सारे फैक्ट को जानते हो, इसका मतलब आपके पास क्रिकेट की नॉलेज है। दैट मीन्स आपके पास साइंस है लेकिन क्रिकेट का आर्ट्स नहीं है। आर्ट्स का मतलब होता है कि जो नॉलेज होती है उसे प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट कर देना। मान के चलो बैट उठा के आप पहुंच गए और किसी ने बॉल घुमाया और आपने उसे बॉल को बैट के बीचों बीच मिड पर कांटेक्ट करा के छक्का मार दिया, तो दैट इज नोन द आर्ट्स। आर्ट्स की बात करते हैं, इट्स द प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज। जब हमारे पास कोई नॉलेज होती है और उसकी हम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे तो वो आर्ट्स डेवलप होती चली जाती है।
अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स के बारे में बोला जाता है, सचिन तेंदुलकर हैविंग द वेरी गुड आर्ट्स ऑफ द क्रिकेट, विराट कोहली हैविंग द वेरी गुड आर्ट्स ऑफ द क्रिकेट। बहुत सारे क्रिकेटर इंडिया में जो फेमस थे उनके पास आर्ट्स बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने अपने जो नॉलेज थी उसे यूज करके बहुत अच्छा कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप कर लिया। सबको मालूम है कि बॉलिंग कैसे होती है, सबको मालूम है कि बॉल को कैसे कट कराया जाता है, बॉल हवा में कैसे स्विंग होती है, लेकिन रियलिटी में कन्वर्ट करा देना ही अपने आप में एक आर्ट होता है। अब मैं इस डेफिनेशन में पुनः वापस लौट के आ रहा हूं, इस डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा हूं। तो डेफिनेशन का जो फर्स्ट टर्म था क्लियर हुआ, अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है। किस बात की आर्ट है? मतलब नॉलेज गेन करो, और नॉलेज गेन करने के बाद क्या आप अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं, क्लासीफाई कर पा रहे हैं, समराइजिंग कर पा रहे हैं। अकाउंटिंग की वेरियस एक्टिविटीज की अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास आर्ट है तो हम कह सकते हैं कि वो अकाउंटिंग कर सकता है, और उसे हम बेसिकली अकाउंटिंग बोल सकते हैं। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है जो हर किसी के पास नहीं होती। नॉलेज हो सकती है, अभी आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आपके पास अकाउंटिंग की नॉलेज तो आ जाएगी, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, अकाउंटिंग की नॉलेज आपके पास चली गई। लेकिन उस नॉलेज को रियलिटी में कन्वर्ट करना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा साहब, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो आर्ट्स ऑटोमेटिकली डेवलप होती चली जाएगी। तो डेफिनेशन को जब स्टार्ट किया गया तो बोला गया अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो डिफाइन द अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ, और आर्ट के बाद इन्होंने जो टर्म यूज किए जरा ध्यान से सुनना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अभी मैं बोल रहा हूं, कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे, कुछ टाइम बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद एग्जाम में जब आप इस डेफिनेशन को लिख रहे होगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ समराइजिंग, क्लासिफाइंग, फिर याद आ जाएगा तो रिकॉर्डिंग भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या कई बार रिकॉर्डिंग गायब भी हो सकता है, यस या नो। अगर एग्जाम में आप लिखते हो, ऐसे लिख रहे होते हो, तो डेफिनेशन में अर्थ का अनर्थ कर रहे होते हो। लॉजिक में आपको दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। घर में गेस्ट आ गए, चाय पहले बनाओगे, बर्तन रखोगे, पानी डालोगे, चाय बनाओगे, उसे प्रॉपर हीट दे करके प्याले में उसे डालोगे, प्याले में डालने के बाद गेस्ट को प्रॉपर तरीके से सर्व करोगे, तभी तो वो चाय पिएंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि चाय पहले पी लो, बना बाद में लेंगे, यस या नो? क्या पहले वाले थिंग्स को हम बाद में कन्वे करें और बाद वाली थिंग्स को पहले वाले कन्वे करें तो थोड़ा अटपटा सा नहीं लगेगा? मैंने आपसे बोला कि मेरे घर गेस्ट आए, मैंने चाय पिला दी, उसके बाद फिर चाय बना ली, वो बच्चे बोलेंगे ठीक है, गलत तरीके से बोल रहे, पहले बनाई होगी बाद में पिलाई होगी, यस या नो? जब आपको जिस बात की नॉलेज है उसमें आपको मेरी गलती का एहसास हो गया, तो मैं कहता हूं जब एग्जाम में आप अगर डेफिनेशन लिख रहे हो और आप डेफिनेशन को उल्टा पुल्टा करके लिखोगे तो एग्जामिनर को मालूम नहीं चलेगा। मेरे पास कॉपी चेक होने को अगर आती है तो क्या मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा? मैं सुबह से लेकर शाम तक ये रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग पढ़ाता हूं और बच्चा समराइजिंग पहले लिखेगा तो मुझे आइडेंटिफाई नहीं होगा, मैं मार्क्स काट लूंगा। एक ऑर्डर भी जरूरी है प्रॉपरली, लेकिन ऑर्डर एग्जाम में प्रेशर में याद नहीं रहेगा, तो उसे समझना जरूरी है। समझ के मगअप करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, सिर्फ रटोगे तो भूलोगे। मैं आपको बता रहा हूं अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग को पहले क्यों लिखा गया, क्लासीफाइंग को दूसरे में क्यों लिखा गया और समराइजिंग को थर्ड पॉइंट में क्यों डाला गया, इस मुद्दे की हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें समझना जरूरी है रिकॉर्डिंग का मीनिंग क्या है, क्लासीफाइंग का मीनिंग क्या है और समराइजिंग का मीनिंग क्या है। अगर मैं रिकॉर्डिंग की बात करता हूं तो रिकॉर्डिंग को बेसिकली एक रिकॉर्ड कीपिंग या फैक्ट नोट करने को लेकर के बोला जा सकता है। अब एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ी देर के लिए अपने आप को एक बिजनेसमैन ट्रीट करो। आप एक पर्टिकुलर शॉप पर बैठे हो, बड़े सारे पर्सन्स को गुड्स सेल कर रहे हो, कई बार गुड्स परचेज भी कर लेते हो, जब और साथ ही साथ में कुछ अदर थिंग्स भी कहीं ना कहीं आप डील कर लेते हो अपने बिजनेस में। किसी को पैसे दे दिए, किसी से पैसे ले लिए जो उधार में चल रहा था। अब जब जब डीलिंग चल रहा है उस दौरान उतना टाइम होता नहीं है। राम को सेल किया, फिर मोहन को सेल कर दिया, फिर सीता को सेल कर दिया, फिर गीता को सेल कर दिया, फिर रमन से परचेज कर लिया, बीच में मोहन को कैश दे दिया। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन कॉन्टिन्यूटी में होते रहते हैं। उस दौरान हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम फटाफट से क्या करते रहते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करते रहते हैं बिना सोचे समझे, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। दैट मीन्स हम बात करें एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक नंबर बाय नंबर ऑर्डर में हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते रहते हैं।
और जब हमारी रिकॉर्डिंग हो जाती है तो फिर उनको सेग्रीगेट करना जरूरी हो जाता है, अलग अलग करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अलग अलग करने से चीजों को आइडेंटिफाई करना आसान होता है। इसके लिए भी थोड़ा सा मैं आपको बाजार में घुमाने ले जाऊंगा, आपको कहीं ना कहीं सैर सपाटा कराऊंगा, तभी आप एग्जाम्पल आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा। जैसे आपके पेरेंट्स कई बार मार्केट जाते हैं और एक बड़ा सा बैग लेके जाते हैं, और आपको मालूम होता है कि जब वो मार्केट गए तो कुछ ना कुछ सामान आएगा हमारे लिए खाने पीने का, या इंटरेस्टिंग सा सामान आएगा। अक्सर करके आपने देखा होगा कि वो जब मार्केट से बैग भर के लाते हैं तो वो सारा मिक्स होता है, उतना टाइम भी नहीं होता उनके पास मार्केट में कि वो सामान खरीद रहे हैं और वहीं पर डिसाइड करें कि ये कहां रखना है, कहां उठाना है, कहां रखना है, कौन से बैग में डालना है। वो 50 बैग लेके घूमे, वो एक ही बैग लेके जाते, जो भी सामान मिलता है उसी में डाल दिया, जो भी सामान मिला उसी में डाल दिया। मतलब एक तरीके से वो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ एक ही जगह एक साइड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसे रिकॉर्ड करते गए। वो बैग घर जब आता है तो वहां क्लासिफिकेशन का ऑर्डर मिलता है। वो किसको मिलता है? जनरली आप लोगों को मिलता है। इस बैग में सामान रखा, लेट सपोज उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है। पेरेंट्स बोलेंगे बेटा इसको फ्रिज में लगा दो, तो आप कैसे लगाओगे? ग्रेप्स को सबसे नीचे वाले कॉलम में रखोगे, उसके ऊपर एक मोटा सा पंपकिन वेजिटेबल का, ऐसे करने वाले हो? बच्चे कह रहे हैं सर हम ऐसे नहीं करने वाले, फ्रूट्स को अलग रखेंगे, वेजिटेबल्स को अलग रखेंगे, जिससे आइडेंटिफाई हो। ऐसा ना हो कि रात के अंधेरे में वो ग्रेप्स खाने के चक्कर में वहां से लौकी उठा ली और मुंह में दे ली सीधी, बात समझ रहे हो? पता चला टेस्ट कुछ और ही आ गया। दैट मीन्स क्लासीफाई करने का फायदा है। हमको मालूम है इस वाली रैक में हमारे फ्रूट्स रखे हैं, तो इस वाली रैक में फ्रिज के हमारे क्या रखा हुआ है, कहीं ना कहीं वेजिटेबल्स है। और सबसे नीचे वाला जो होता है उसमें हम हार्ड वेजिटेबल डाल देते हैं, जैसे कभी पंपकिन डाल दिया, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होना। जितना ज्यादा सॉफ्ट होगा उसे उतना ज्यादा टॉप पे रखते हैं। उसी बैग में एक कहीं ना कहीं एक पॉलीथिन में शुगर भी रखा हुआ था, चीनी भी रखा हुआ था, उसे भी क्या फ्रीजर में जमा दोगे? बच्चे कह रहे नहीं सर, उसको एक प्रॉपरली कंटेनर में रखेंगे, उसे फ्रिज के अंदर नहीं रखेंगे, अदरवाइज वो मेल्ट हो सकती है, खराब हो सकती है। चीनी फ्रिज में नहीं रखी जाती। तो मैंने क्या बोला, जब सब्जी खरीद रहे थे, चीनी खरीद रहे थे, फ्रूट्स खरीद रहे थे, एक ही बैग में डाल दिया, रिकॉर्डिंग हो गया। जैसे ही घर पहुंचे तो उन सबको सेग्रीगेट किया, अलग अलग किया। इस सेग्रीगेशन को ही बोला जाता है क्लासीफाइंग। अकाउंटिंग हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से अलग नहीं है, सेम ही है। पहले हमने करना है रिकॉर्डिंग और फिर उसके बाद देखेंगे कि सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को अलग अलग करो। और सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस की जब ग्रुपिंग बनेंगी, अलग अलग होंगे, तो उसे बोला जाता है क्लासीफाइंग करना। टेक्निकली जब हम क्लासीफाइंग करते हैं तो वहां पर एक लेजर बन रहा होता है, एक बुक का नाम होता है लेजर, जिसमें सिमिलर नेचर के जो भी आइटम्स होते हैं उनका एक अलग अलग अकाउंट बन रहा होता है। आगे जाके टेक्निकली जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, उस दौरान इस सारे एस्पेक्ट को देखेंगे। लेकिन अभी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं तो माइंड में एक लॉजिक रहना चाहिए कि सबसे पहले क्या आएगा, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर लेते हैं और एक तरफ से करते जाते, वहां नहीं सोचते कि एक आइटम पहले रिकॉर्ड होना चाहिए, बाद में रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे जो एक्टिविटी हुई उसके अकॉर्डिंगली उसे रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने के बाद हमें समरी बनानी होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारे मैनेजमेंट को समझ नहीं आएगी। ये हम इंट्रोडक्शन में पहले ही बात कर चुके हैं। उसकी हम समरी बनाएंगे जिससे कि हमारे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में बहुत आसानी रहे। लेकिन अब मुद्दा यह उठता है कि सर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कौन से ट्रांजैक्शन को करेंगे? हमारे पड़ोस में ढोल बज रहा था, मतलब बिजनेस था, बिजनेस प्लेस था, उसके पड़ोस में ढोल बजे जा रहा था। हमने पेन चला के ढोल को रिकॉर्ड करना चालू किया, ढोल के साउंड को। क्या करेंगे? क्या गाना बज रहा था, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, उसको भी एक अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर दिया। क्या रिकॉर्ड करेंगे क्या उसे? भाई इवेंट बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। हमने बोला हमने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड क्या करना है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग होगा, लेकिन एक प्रॉपर मैनर में होगा। किस बात का होगा, किस ट्रांजैक्शंस का होगा? इनका कहना है इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस जो होंगे या फिर इवेंट जो होंगे, वो जो फाइनेंस, जो मनी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हीं को हम फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। ये रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजेशन तभी हो सकता है जब जो बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है, जो बिजनेस के इवेंट है, वो मॉनेटरी फॉर्म्स में चल रहे हो, वो बिजनेस से कनेक्टेड होने चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, साथ ही साथ में समरी निकालने के बाद उनको हमने रिकॉर्ड किया, उनको क्लासीफाई किया, उनको हमने समराइज किया।
और समराइज कर, जब हमने ये सारी एक्टिविटीज की तो वो उन सारे ट्रांजेक्शन्स की हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन्स की हैं जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कैरेक्टर के थे या फाइनेंशियल नेचर के थे। अगर वो फाइनेंशियल कैरेक्टर, फाइनेंशियल नेचर के नहीं होते तो न तो हम उनकी रिकॉर्डिंग करते, न हम उनको क्लासीफाई करते, न हम उनको समराइज करते। जब रिकॉर्डिंग ही नहीं होगा तो क्लासीफाई भी नहीं होगा, समराइजेशन भी नहीं होगा। तो जब जब एक बिजनेस की बात की जाती है, डेफिनेशन में ये सारा एलिमेंट बाद में प्रेजेंट किया है इन्होंने कि जो मनी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सारे रिकॉर्ड करने। एक मोटे मोटे तौर पर देसी भाषा में अगर मैं बात करूं, देसी तौर पर अगर इस डेफिनेशन को समझाऊं तो यहां हम बात करेंगे ऐसे ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, उन्हें फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन बोला जाता है या फिर उन्हें इवेंट्स बोला जाता है। ट्रांजेक्शन और इवेंट पर मैं डिटेल में एक अलग से टॉपिक पर क्लास लगाने वाला हूं आपका, जहां मैं दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये मान के चलो कि कोई भी गुड सेल परचेज या कोई बिजनेस डीलिंग्स को हम ट्रांजेक्शन इवेंट बोल सकते हैं। टेक्निकली यहां मैं आपको ट्रांजेक्शन इवेंट नहीं समझा रहा हूं क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप। यहां हम बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करेंगे तो वो बेसिकली क्या होगा, ऐसे ट्रांजेक्शन और इवेंट जो बिजनेस में होते हैं वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए, वो मनी के फॉर्मेट में होने चाहिए, उनकी रिकॉर्डिंग होना, क्लासीफाई होना, समराइजेशन करना अपने आप में हमारी एक अकाउंटिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। अब यहां जो आपको एक कंफ्यूजन बन सकता है, वो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन आ सकता है, उस पर एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, इवेंट पर ही एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे एक बिजनेस में एक पर्टिकुलर प्लांट खरीदा जा रहा है, वो एक लगाया जा रहा है, वो एक इवेंट हो गई, उस इवेंट से रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजेक्शन चल रहे होते हैं, ठीक बात है, उनको प्रॉपर अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन उसी बिजनेस प्लेसेस में 4 वर्कर आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे में चांटे दिए जा रहे हैं, 4 के फ्रेंड और 4 आ गए, वो एक दूसरे को पता ही नहीं चल रहा कौन किसको मार रहा। बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है, ये बात समझ रहे हैं, घटना तो घट ही रही है ना। जैसे जैसे चांटे पड़ते जा रहे हैं, अकाउंटेंट का काम बड़ा बढ़ता जा रहा है, वो दोनों हाथों से एंट्रियां बना रहा है, एक चाटा डेबिट, दूसरा चाटा क्रेडिट। क्या ऐसी एंट्री बन सकती है? क्या नहीं बन सकती, क्योंकि ये फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं हो रहा है कुछ भी। बात क्लियर है? तो जो भी एस्पेक्ट हमारा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल टर्म में नहीं होगा, मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता। जो भी इवेंट हो रहा है या ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसे मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सके तभी वो रिकॉर्डिंग हो सकता है, तभी वो क्लासीफाई हो सकता है, तभी वो समराइज हो सकता है। तो डेफिनेशन को समझा रहा हूं, मैंने बोला मोटे मोटे तौर पर जो ट्रांजैक्शन और इवेंट मनी के टर्म्स में मेजर होंगे, उन्हें फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शन बोला जाता है, उनकी रिकॉर्डिंग होगी, फिर क्लासिफिकेशन होगा, फिर क्या होगा, समराइजेशन एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। बेटा इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन करना, फैक्ट से पता लगाना। आपने समरी निकाली, बहुत सारे रिकॉर्ड की, फिर उस समरी को निकाल करके आपके माइंड में बड़े सारे कंक्लूजन्स चल रहे हैं, उन कंक्लूजन से आप एक लॉजिक फाइंड आउट करते हो, दैट इज नोन एज इंटरप्रिटेशन। जैसे 2017 में हमने कमाया था 20% प्रॉफिट अपनी सेल का, 2018 में 2018 में हमने कमा लिया 25%, 2019 में कमा लिया हमने 30% प्रॉफिट, तो 2020 में हमने कमाया 35% प्रॉफिट, तो 2021 में कितना कमाने का एक्सपेक्टेशंस रहेगा? बच्चे कह रहे हैं सर 5% और बढ़ा दो, हर साल 5% बढ़ रहा है। तो यही तो इंटरप्रिटेशन है। पहले समरी से पता चला कि कितने कितने परसेंट प्रॉफिट कमा रहे थे, उसके बेसिस पर अगले साल का आइडिया लगा लिया, बोला 5% बढ़ के प्रॉफिट आएगा, लगा दो बिजनेस में ज्यादा पैसे और बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन बिजनेस में हर साल 5 से 10% डाउनफॉल आ रहा है, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि इस बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाने की अब जरूरत नहीं है, यहां से अपने पैसे खींचो। तो इंटरप्रिटेशन निकलती है, कब निकलती है? जब रिकॉर्डिंग होगा, क्लासिफिकेशन होगा, समराइजेशन होगा, उसके बाद ही तो इंटरप्रिटेशन निकलेगी। लेकिन ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन होगा किसका? बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे ट्रांजेक्शन और इवेंट का जो मनी के टर्म्स में मेजर हो सकते हैं। बात क्लियर हुआ बेटा? यहां पर क्या यहां पर किसी भी तरीके का कोई डाउट नजर आ रहा है आपको? आगे बढ़ सकते हैं, यस या नो? तो अगले मुद्दे पर चलते हैं हम। अगले मुद्दे की अगर हम बात करें, हमने यहां तक 1941 की AICPA की जो डेफिनेशन थी उसको यहां पर रीड आउट किया,
और इस डेफिनेशन का एक एक टर्म सब हमें क्लियर हो चुका है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। भाई सिग्निफिकेंट मैनर का मीनिंग यहां पर ये आएगा, समराइजिंग में अगर हम बात करेंगे कि इनका जो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई और समराइजेशन करने का भी एक तौर तरीका होता है। वही तौर तरीका तो हमको सीखना है, वो कैसे होगा, दैट इज नोन एज सिग्निफिकेंट मैनर। और किसका होगा, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। जो ट्रांजेक्शन इवेंट किसमें होंगे, मनी के टर्म्स में होंगे, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। इनका कहना है सारा का सारा मेजर नहीं हो सकता, तो उसका कुछ पार्ट तो मेजर हो सके रुपए पैसे में, तो विच आर या तो कंप्लीटली या उसका कोई एक पार्ट कम से कम फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। और साथ ही साथ जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं लास्ट में इंटरप्रिटेशन भी निकाल रहे होते हैं। ये 1941 में AICPA ने ऐसा डिफाइन किया। इसके बाद 1966 की अगर हम बात करें, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA डिफाइन अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। ध्यान से सुनो बेटा, उन्होंने कहां से शुरू किया था, रिकॉर्डिंग, कि सीधा रिकॉर्डिंग करो। इन्होंने बोला एक स्टेप और पहले सोचो जरा, रिकॉर्ड करने से पहले आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा क्या वो ट्रांजेक्शन मॉनेटरी टर्म्स में है या नहीं। इन्होंने बोला अकाउंटिंग की जब बात करेंगे एक प्रोसेस है, और प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोसेस इज अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। प्रोसेस क्या होता है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। पहले क्या होना है, उसके बाद क्या होना है, उसके बाद क्या होना है। तो अकाउंटिंग में मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग में भी पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, इसका एक फिक्स रूल आपके माइंड में होना चाहिए। तो इन्होंने बोला डिफाइन अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ। प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा, आइडेंटिफाई होंगे ट्रांजेक्शन। भाई रिकॉर्ड किसने करना है, वो तो आइडेंटिफाई होना चाहिए। उसके बाद उस ट्रांजेक्शन को मेजर करो, क्या वो मनी में मेजर हो सकता है, कितनी क्वांटिटी का ट्रांजेक्शन है, आप उसे मेजर ही नहीं कर सकते। किसी ने बोला कि सामान खरीदा है, आपने पूछा कितना खरीदा है, कि बहुत खरीदा है, कि कितना, बहुत बहुत खरीदा है। आप बहुत बहुत को कहां रिकॉर्ड करोगे भाई साहब, मेजरिंग उसकी होनी चाहिए, उसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसका कैलकुलेशन होना, मेजर करना। और साथ ही साथ इन्होंने आगे बोल दिया कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। यहां पर इन्होंने बाकी सारे प्रोसेस की जगह एक लाइन लिख दिया, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजेशन, एनालिसिस, सबकी जगह एक लाइन यहां पर एक कॉमन लाइन बना दिया, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। ये जो आइडेंटिफाई, मेजर करने के बाद आप क्या करोगे, वो सारी एक्टिविटीज करोगे और वहां से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करोगे। इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको रिकॉर्डिंग भी करना पड़ेगा, क्लासिफाई भी करना पड़ेगा, समराइज भी करना पड़ेगा और उसका इंटरप्रिटेशन भी निकालना पड़ेगा। और उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी सब कुछ कंक्लूड करके जो इंफॉर्मेशन निकाली है, उस इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं बेटर जजमेंट के लिए या बेटर डिसीजंस के लिए यूजर्स को आप क्या कर दोगे, कहीं ना कहीं परमिट कर दोगे या यूजर्स को कम्युनिकेट कर दोगे। तो कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इंफॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं, अकाउंटिंग का पर्पज ही क्या है, रिकॉर्ड मेकिंग करना और उसके बेसिस पर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना। और ये इंफॉर्मेशन कौन फाइंड आउट करता है, टॉप मैनेजमेंट। और टॉप मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अकाउंटिंग को यूज करके उसे डिसीजन लेना पड़ता है। उसी अकाउंटिंग को यूज करके गवर्नमेंट को भी डिसीजन लेने पड़ते हैं कि किससे टैक्स लेना है, किससे टैक्स नहीं लेना। तो गवर्नमेंट को भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। और भी बहुत सारे पर्सन होते हैं, उनकी हम लेटर ऑन बात करेंगे कि कौन कौन यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो सकता है। बेटा दो डेफिनेशन मैंने आपको समझाया, एग्जामिनेशन में अगर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग लिखने को आ जाए तो पहले डिफाइन कर देना। अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर कभी कभी तो आप मीनिंग बोलते हो, कभी कभी डेफिनेशन बोलते हो, दोनों टर्म में कोई डिफरेंस है क्या। मैंने कहा हाँ बेटा पूरा डिफरेंस है। डेफिनेशन का मतलब जैसा उसने बोला वैसा ही बोल दिया। जैसे हम कई बार अपनी दोस्ती में करते हैं ना, भाई तेरे वाले में उसने बहुत गलत बोला। क्या बोला मैं सुना नहीं सकता, क्या बोला, मतलब आप उसे डिफाइन नहीं कर रहे उसने क्या बोला, जैसा उसने बोला वैसा ही बोल दिया। इसका मतलब आपने डिफाइन कर दिया कि उसने ऐसा बोला और आप उसे अपनी बहुत बुरा बोला, मुझे खराब लगा उसने ये कहा, डैश 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 ऐसा बोल दिया। जिसका मतलब आप उसका मीनिंग बता रहे हो। मैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, हम भी निचोड़ निकालेंगे इसका, लेकिन पहले कुछ पर्सन ने जो डिफाइन किया उसे सुन ले एक बार, उसके बाद फिर हम अपना कंक्लूजन निकालेंगे कि ओवरऑल अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होगा, जिसमें कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ही नहीं रहे, जो एकदम क्लियर कट हो, थोड़ा सा लेंदी सा हो और जिसमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच सीधे सीधे समझ आ जाए। तो दो डेफिनेशन हमने डिस्कस किए। पहली डेफिनेशन ने कुछ स्टेप समझाए, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। हालांकि पहली डेफिनेशन ने यह भी समझाया
कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं और इंटरप्रिटेशन भी होता है। दूसरी डेफिनेशन बोला आइडेंटिफाई करो, मेजर करो और साथ ही साथ में कम्युनिकेट कर दो। किसको कर दो? कम्युनिकेट कर दो। किसका कर दो कम्युनिकेशन? इंफॉर्मेशन का। किसको कर दो? यूजर्स को कर दो, जो अकाउंटिंग को यूज करने वाले हैं। अगले मुद्दे पे चलते हैं। इन 1970 द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA, AICPA की बात मैं यहां आपसे कर चुका हूं। AICPA एक बॉडी है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इसका अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड, मतलब प्रिंसिपल का मतलब होता है कहीं ना कहीं हमारे सिद्धांत। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके बेसिस पर हम काम कर रहे होते हैं। जैसे हम भी कुछ अपने लाइफ के प्रिंसिपल रखते हैं, बड़ों का रिस्पेक्ट करना है। रोड पे चलने का भी प्रिंसिपल होता है, कहां चलना है, किस साइड चलना है, रोड को क्रॉस करना है, दोनों साइड में देख के क्रॉस करना है। स्कूल कॉलेज जाने का भी एक प्रिंसिपल होता है, वहां पर भी हम अपने टीचर्स को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, वो सारे हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं। यस या नो? तो हर एक एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं इंसान के लिए, सोसाइटी के लिए प्रिंसिपल्स जोड़े होते हैं। तो क्या अकाउंटिंग के लिए कुछ प्रिंसिपल्स नहीं होंगे? प्रिंसिपल का मतलब है रूल, प्रिंसिपल्स का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता कौन है? जो अकाउंटिंग बॉडीज होती हैं बड़ी बड़ी, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अकाउंटिंग के बनाते हैं। तो इन्होंने बोला इन 1917 द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड, यानी कि एक बॉडी हो गई अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड। किसका? AICPA। ऑल्सो एम्फेसिस दैट द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड, अकाउंटिंग के फंक्शंस में क्या क्या रहेगा? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग के फंक्शंस में क्या रहेगा? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। मतलब ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराएगा, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, ऐसा इन्होंने 1970 बोला। अब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या होता है सर? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसे कैलकुलेट किया जा सके, मेजर किया जा सके। और क्वालिटेटिव जिसे हम कई बार मेजर नहीं कर पाते। जैसे घर में कोई बहुत अच्छा सा खाना बना, आपने कहा अच्छा लगा, किसी ने पूछा कितना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो वहां कोई मेजरमेंट है, आपने कुछ स्केल लगा रखा है कि ये 4 इंच अच्छा लगा कि 8 इंच अच्छा लगा, तो वो एक तरीके से क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हो गई, मेजरमेंट नहीं हो पाया। और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जैसे बाहर से बनाना परचेज करके लाए, कितने परचेज करके लाए, आपने कहा 1 डोजन मतलब 12 लेके आए, 12 लेके आए, तो क्वांटिटेटिव कैलकुलेट हो गया, मेजर हो गया। तो इन्होंने बोला अकाउंटिंग के फंक्शंस की बात करें तो ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। दूसरा प्राइमरली जो होते हैं फाइनेंशियल इन नेचर, जो इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कराता है वो कैसे होगी? प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर होगी। अबाउट द इकोनॉमिक एंटिटीज, मतलब जो एंटिटीज पैसे कमाने के ऑब्जेक्टिव से काम कर रही हैं, उन एंटिटीज के बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा होता है। दैट इज टू बी इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग द इकोनॉमिक डिसीजन। और ये सारी इंफॉर्मेशन होती है कहीं ना कहीं बिजनेस में डिसीजन मेकिंग के काम आती है। घुमा फिरा के कर सारे के सारे वही बात रहे। जब भी एग्जामिनेशन में कुछ मेंशन करने के लिए आए, बेटा 3 डेफिनेशन मैंने बताया, इनमें से एक AICPA की डेफिनेशन मगअप कर लो और उसके बाद कंक्लूडेड मीनिंग मेंशन कर देना उधर। मोर देन सफिशिएंट है अकाउंटिंग के लिए। मैंने 3 डेफिनेशन आपको कराई, लेकिन आप एक डेफिनेशन AICPA के और कंक्लूडेड मीनिंग उधर मेंशन कर दोगे तो कॉपी चेक करने वाले को मजा ही आ जाएगा, उसे फिर कोई टेंशन नहीं होगी, आपको भरपूर मार्क्स देगा। अब सर हमने इतनी सारी डेफिनेशन पढ़ ली है, तो अब कंक्लूडेड मीनिंग बताओ कि अकाउंटिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमने बोला अकाउंटिंग कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। बेटा सारे टर्म्स को मैं पहले समझा चुका हूं, तो अब मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हो गया। आइडेंटिफाई मतलब सबसे पहले हमने क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद हमने क्या करना है? मेजर करना है। दूसरा टर्म क्या रहेगा? बेटा ये डेफिनेशन कंप्लीट डेफिनेशन है, मैंने इसे टुकड़ों में तोड़ के वर्ड टू वर्ड स्टेप बाय स्टेप कर रखा है, जिससे आपको एक ऑर्डर समझ आ जाए कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, बाद में क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। जब एग्जाम में लिखोगे तो उसे ऐसे नहीं लिखना जैसे मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है। एग्जाम में लिखोगे तो आप प्रॉपर उसे पैराग्राफ में ही लिखोगे डेफिनेशन को। तो अकाउंटिंग कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। दूसरा क्या रहेगा? उसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे और मेजरमेंट करने के बाद फिर हम उसे क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग का मीनिंग आप समझते हो। रिकॉर्डिंग करने के बाद उसका सेग्रीगेशन होगा, क्लासिफिकेशन होगा, फिर उसमें से समरी निकालेंगे, फिर उस समरी को क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। और कम्युनिकेशन किसका होगा? रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो यहां से हमने जनरेट की है रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये किससे कनेक्टेड रहेंगे? एक ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड रहेंगे। इकोनॉमिक इवेंट का मतलब जो कहीं ना कहीं पैसे अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक इवेंट की जा रही है। टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन।
और ये इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर पर्सन को कम्युनिकेट की जाएगी जो उसका इंटरेस्टेड यूजर है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे हमने अपने अकाउंटिंग से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाली, लेकिन वो कहीं ना कहीं अमेरिका में भेज दिया, ट्रंप के पास भेज दिया, प्रेसिडेंट ट्रंप के पास, बात समझ रहे हो? उसके किस काम की? हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन उसको भेजने की क्या जरूरत थी? अपने टॉप मैनेजमेंट को भेजो। यस या नो? तो मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूं कि जो ये इंफॉर्मेशन है वो किसको कम्युनिकेट की जाएगी? वो इंटरेस्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन या इंटरेस्टेड पर्सन को ही कम्युनिकेट की जाएगी। यहां तक हमने टर्म्स को बहुत डिटेल में समझने का प्रयास किया है, लेकिन मुद्दे वाली बात है, एक प्रॉब्लम यहां पे यह आ सकती है, अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर कुछ भी नहीं दिया, थ्योरेटिकली मैं आपके माइंड में आइडिया जनरेट कर रहा हूं, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो बेटा रहेंगी, एकदम से खत्म नहीं होंगी, क्योंकि नया सब्जेक्ट है अभी आपके लिए, तो आप अकाउंट्स से पहले जानते ही नहीं थे। प्रैक्टिकल और समझोगे तो रिलेट कर पाओगे, लेकिन 2-3 बातें मोटे मोटे तौर पर यहां से रिटेन करके रखनी है आपने। अकाउंटिंग की बात करेंगे तो यहां पर जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं, फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। पहले रिकॉर्डिंग होता है, फिर क्लासिफिकेशन होता है, फिर समराइजेशन होता है, उसके बाद कम्युनिकेशन होगा। यस या नो? और कम्युनिकेशन किसका होगा? यूजफुल इंफॉर्मेशन का, जो किसके काम आती है? यूजर्स के काम आती है। ये सारे मुद्दे आप मेंटेन रखोगे और लाइफ में कभी भी अकाउंटिंग को डिफाइन करो तो ऐसे मत कर देना अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ समराइजेशन क्लासिफिकेशन, उल्टा मत बोल देना। पहले क्या बोलना? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग। ये 3 वर्ड्स आप एक ऑर्डर में जरूर बोलेंगे अगर आपने मेरा ये सारा वीडियो बड़े ध्यान से सुना है। बात क्लियर? यहां पर मैं अकाउंटिंग के मीनिंग को, अकाउंटिंग की डेफिनेशन को समअप करूंगा। अगले वीडियोस में हम नए टॉपिक की चर्चा करेंगे, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। फुल फ्लैश क्लासेस पाने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आपको ये पीडीएफ नोट्स भी चाहिए तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहां आपको टाइम टाइम पर नोट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियोस में बेटा।